नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि ये हम यहाँ पे हमारे यहाँ टैबू माना जाता है कि ये टैबू है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते। जैसे कि बॉडी में और ऑर्गन हैं जिनकी हम देखभाल करते हैं, जैसे हम बॉडी को हेल्दी रखते हैं, उसी तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके बारे में बात करी जानी चाहिए या उनका भी हेल्दी होना ज़रूरी है, तभी पूरी बॉडी हेल्दी हो पाएगी। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन के संबंध में एक जो इंसान है उसे फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली एंड सोशली क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो उसकी वो एकदम सही है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। इंडिया वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट टू द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। इंडिया पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में कब किया? 1951 में, जिसके अंदर क्या था, दो बच्चे ही सही थे। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, जनरल हेल्थ में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सही होना ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होंगे आप तो आपकी जनरल हेल्थ भी सही होगी, जनरली भी आप हेल्थी होंगे। Improved or programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Program। और आज क्या चल रहा है, आज जो इस दिशा में जो सुधार हो रहे हैं वो किसके अंतर्गत हो रहे हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंतर्गत। ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल एंड मैरिज एंड चाइल्ड bearing during more mature stages of the life are important attribute to the reproductive health of society। क्या होना चाहिए? जो एजुकेशन है रिप्रोडक्शन के बारे में वो जो यंग पीपल हैं उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। तभी क्या होगा, तभी हम लोग जो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हो पाएंगे। ठीक है। हेल्प ऑफ ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। सरकार ने क्या किया, ऑडियो एंड वीडियो और प्रिंट मीडिया की हेल्प से लोगों को अवेयर किया। ठीक है। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इवन फैमिली मेम्बर्स, क्लोज रिलेशंस आर इन्वॉल्व इन अवेयरनेस। ठीक है। सेक्स एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन स्कूल, और स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, STDs and AIDS। और जो सेक्स रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं या जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई, लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस में जो बेबी होता है, जो माँ होती है, उसके गर्भ से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और उसका क्या किया जाता है, क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। लेकिन ये सही तरीका है कि आप बच्चे में देख लें कि कोई दिक्कत तो नहीं है तो उसे जल्दी से सही कर सकें। लेकिन इसका मिसयूज किया गया। इसका मिसयूज कैसे किया गया? इट इज़ आल्सो मिसयूज टू चेक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसका मिसयूज कैसे किया गया? सेक्स डिटर्मिनेशन में
कि लड़का है या लड़की है। और इंडिया में क्या होता है मोस्टली कि लोग बाग लड़का चाहिए रहता है और लड़की नहीं चाहिए रहती है, तो अगर उन्हें पता चल जाता है कि लड़की है तो वो उसे अवॉर्ड करा देते हैं या फिर वो मार देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। इस जो एमनियोसेंटेसिस है, इस टेक्निक का गलत यूज किया जा रहा है इंडिया में, जो कि अब क्या है, अब बिल्कुल इल्लीगल है। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। improved quality of life of people, increased health facilities and better living condition had an explosive impact on explosion of population। explosion of population का मतलब है population का बढ़ना, ठीक है। हम इंडियंस नंबर 2 पे हैं पॉपुलेशन में, और जबकि हमारा सरफेस एरिया हम नंबर 7 पे हैं पूरे वर्ल्ड में, और हमारी पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो इस जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। इसका रीज़न है लोगों का एजुकेटेड ना होना, ठीक है। सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स को टैबू समझना, ठीक है, बात ना करना इस टॉपिक पे, जबकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, या फिर हमारी कंट्री में कह सकते हैं इंडिया में, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर बेरोज़गारी ज़्यादा है, ठीक है, गरीबी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। अल्टीमेटली ये रिलेटेड किससे, पॉपुलेशन से। और पॉपुलेशन किससे रिलेटेड है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, क्योंकि हम उस बारे में, उस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करते, ठीक है, हम टैबू समझते हैं। क्या पॉइंट है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, MMR maternal mortality rate and IMR infant mortality rate along with increase in population of reproductive age is the main reason of population explosion। यहाँ क्या रीज़न बता रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि MMR मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेट है उसमें कमी आई है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में कमी आई है। इसका मतलब है जो माँ होती है, जो बच्चे को जन्म दे रही है, जो उसकी मृत्यु दर है वो कम हो गई है, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी आ गई है। लेकिन ये एक्चुअली में प्लस पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये हेल्प कर रहा है पॉपुलेशन में, लेकिन है ये प्लस पॉइंट कि हमने इतनी तरक्की की कि हम जो माँ और बच्चा है दोनों को बचा ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है, जिससे क्या हुआ, जिससे पॉपुलेशन में थोड़ी सी वृद्धि हो गई है, लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और मेन जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन रीज़न है वो क्या है, वो है ये रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज के कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। जो रिप्रोडक्टिव एज के कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि यूथ हैं, यंग हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, अपने जैसे कैंडिडेट्स और ज़्यादा पैदा करेंगे, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या स्टेप्स हमें अपनाने चाहिए जिससे पॉपुलेशन कम हो जाए। हमें क्या करना चाहिए, यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि वो लार्ज जो फैमिलीज़ हैं वो ना बनाएं, मतलब छोटी फैमिलीज़ बनाएं, 2 बच्चे, इस तरीके से। इंक्रीजिंग दी मैरिजल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, मेल एंड फीमेल की जो शादी की उम्र है उसे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में 18 साल लड़कियों के लिए है और लड़कों के लिए है 21 साल, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चाइल्ड, और जिनके 1 या 2 बच्चे हैं उन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए। इंसेंटिव मतलब कि इनाम मिलना चाहिए उन पेरेंट्स को जिनके 1 या 2 बच्चे हैं। और आजकल यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में ये शुरू हो गया है, ठीक है। इंसेंटिव का जो इनाम देने का दौर है वो यूपी में शुरू हो चुका है, ठीक है। जो पहला जो स्टेप है
वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? आर यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या करते हैं? हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसे रोकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकते हैं। अल्टीमेटली हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। हम क्या करेंगे? हम स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देंगे, ठीक है। हमारा टारगेट यही है कि हम स्पर्म को ओवम तक जाने ना दें, या फिर हम उसे बीच में रोक लें, या फिर फर्टिलाइजेशन ना होने दें, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो जो जाइगोट बनेगा उसे इम्प्लांट ना होने दें, ठीक है। तो इम्प्लांट नहीं होगा तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा नेक्स्ट, उसके साथ वो बाहर आ जाएगा और बेबी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? आइडियली कैसे होने चाहिए? वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है, ईजिली अवेलेबल हो, बिल्कुल इफ़ेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कुड बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ओके। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे पहली कैटेगरी है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है बैरियर मेथड्स, तीसरी है आईओडीज एंड चौथी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड एंड इंजेक्टेबल, पांचवी छठवीं है इम्प्लांट्स और सातवीं है सर्जिकल मेथड्स। इनको एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। वो है नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या करते हैं? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेज ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। हम क्या कर रहे थे? हमने क्या कहा था पहले ही? हमने कहा था टारगेट है स्पर्म को ओवम से ना मिलने देना। तो ये हम नेचुरली करते हैं, ठीक है। हम नेचुरली क्या करेंगे? स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देंगे। इसमें हम किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करते, ठीक है, एक्सटर्नल चीज़ों का यूज़ नहीं करते। ये हम क्या करते हैं? नेचुरली करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है? दी कपल अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो पीरियड है वो है 10 दिन से 17 दिन तक का समय, ठीक है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लगभग 28 से 30 दिन का, तो उसमें जो 10 से 17 दिन का समय होता है उसमें हमें क्या, उसमें हमें कोइटस से बचना चाहिए, ठीक है। उसमें हमें सेक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जैसा आपको पता है 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन में ओवम निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें 17 दिन से 10 दिन से 17वें दिन के बीच में हमें कोइटस से बचना चाहिए, ठीक है। इससे पहले इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ पीरियड्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विड्रॉल और कोइटस इम्परेटस। क्या है? विड्रॉल मेथड में क्या करते हैं? मेल पार्टनर होता है विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हम स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा सीमन है, मेल पार्टनर का जो सीमन होता है, मेल पार्टनर ही सीमन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मेल पार्टनर को सीमन वजाइना में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बाहर छोड़ना चाहिए, ठीक है, बॉडी से बाहर। तो जिससे क्या होगा? जब वजाइना में सीमन नहीं जाएगा तो स्पर्म ओवम तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो है लैक्टेशनल एमोरोइया। लैक्टेशनल एमोरोइया में क्या होता है? absence ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर पास्चुरेशन एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड। क्या होता है? जब पास्चुरेशन होता है, बेबी का जन्म होता है, उसके लगभग 5 से 6 महीने तक जो मदर होती है उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा मतलब कि ओवम नहीं निकलेगा। ओवम नहीं निकलेगा तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब कि ये 5 से 6 महीने का जो पीरियड होता है वो सेफ पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमें क्या करना चाहिए?
बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, बैरियर मेथड में भी यही सेम करते हैं, हम स्पर्म को ओवम तक जाने से रोकते हैं। क्या करते हैं, बैरियर मेथड में हम बैरियर्स का यूज करते हैं, जैसे कॉन्डोम्स यूज्ड बाय मेल्स, बैरियर मेड ऑफ रबर एंड लेटेक्स, जो कॉन्डोम्स होते हैं वो रबर या लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है, टू कवर पेनिस और वजाइना, मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं कॉन्डोम्स को, ओके। इसमें एक और प्लस पॉइंट है कॉन्डोम्स यूज करने का, क्या है, हम इसमें एसटीडीज़ को रोक सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं उन्हें हम रोक सकते हैं, जैसे सिफिलिस है, गोनोरोइया है, एड्स है, जो सबसे पॉपुलर है एड्स है, जो इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसे हम कॉन्डोम्स की हेल्प से रोक सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसे तो रोक ही रहे हैं। कॉन्डोम्स फॉर मेल इस टाइप का है, ये फर्स्ट इमेज है, एंड फीमेल के लिए ये सेकंड इमेज है, ठीक है। फिर हम डायाफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड बॉल्स भी यूज करते हैं एज अ बैरियर, ये भी सेम होते हैं कॉन्डोम्स की तरह, लेकिन इसे कहाँ यूज करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है, सर्विक्स में या फिर वजाइना में। नेक्स्ट क्या किया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। contraceptive efficiency बढ़ाने के लिए जो कॉन्डोम्स के साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज की जानी चाहिए, जेलीज यूज की जाती हैं, फॉर्म्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड का एडवांटेज क्या है, दे आर डिस्पोजेबल, ओके, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि और केसेस में होती है, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स की या नर्सेज की ज़रूरत होती है, इसमें आप ये सेल्फ इंसर्टेड है, ठीक है, एंड रीयूजेबल है। हमने नेचुरल मेथड देखा एंड बैरियर मेथड देखा, अब हम देखते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUD। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का मतलब है ऐसे डिवाइसेस जिन्हें हम यूट्रस में क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। यूट्रस में जाने के बाद वो डिवाइसेस क्या करेंगे, वो डिवाइसेस या फिर तो जो स्पर्म है उसको उसकी फैगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब कि उसे खा जाएंगे, मार देंगे, या फिर उसकी जो पावर है उसे कम कर देंगे, ठीक है। क्या होता है, इंसर्टेड बाय डॉक्टर और ट्रेंड नर्सेस, ठीक है, ये डिवाइसेस होते हैं IUD, वो डॉक्टर या फिर ट्रेंड नर्सेस के द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं बॉडी में कहाँ, फीमेल के यूट्रस के अंदर थ्रू वेजाइना, ठीक है। IUCDs होती हैं जो मे बी नॉन मेडिकेटेड हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल है लिप्सिस लूप, कॉपर रिलीजिंग हो सकती हैं, जैसे कॉपर टी CU7 एंड मल्टीलोड 375, कॉपर टी तो आपने बहुत सुनी होगी, ठीक है। एंड दी हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी हो सकती हैं, प्रोजेस्टेजेट एंड LNG20, ठीक है। जो IUCDs होती हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज दी फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, फैगोसाइटोसिस होती है जो स्पर्म की, उसे बढ़ा देते हैं, मतलब कि स्पर्म को मारते हैं, ठीक है। ये IUCDs क्या करती हैं, स्पर्म को मारते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं, जो कॉपर होता है, कॉपर रिलीजिंग, जैसे हमने देखा कॉपर टी, उसमें कॉपर क्या करता है, कॉपर जो स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी पावर है उसे कम कर देता है, ठीक है। जब फर्टिलिटी और मोटिलिटी पावर कम हो जाएगी तो वो ओवम को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक। दी हार्मोन रिलीजिंग IUDs क्या करती हैं, यूट्रस को अनसूटेबल कर देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन ना हो ऐसा बना देती हैं कि इम्प्लांटेशन ना हो, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बेबी का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ओके। इट इज़ आइडियल फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। ओरल पिल्स में क्या होता है, ओरल पिल्स आर प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन,
जो ओरल पिल्स होती हैं, जो कि हम दवाइयाँ खाते हैं, फीमेल्स दवाइयाँ खाती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, वो एक्चुअली में हार्मोन के कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन को रोकते हैं और इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, ठीक है। एंड चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, और जो सर्विकल म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट रिटायर्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ताकि जो स्पर्म की एंट्री है वो रुक सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विदिन 72 हार्स ऑफ कोइटस इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे आपने सुना होगा जो अनवांटेड 72 एक टैबलेट टाइप की आती है, उसमें क्या होता है, ये हार्मोन कॉम्बिनेशन होते हैं, ये क्या करते हैं, जो कोइटस के 72 हार्स के अंदर क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकता है। एंड सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जिकल मेथड दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, इसे स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों, अभी हम देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। इसमें क्या है, ये जो मेथड है वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इसमें प्रेगनेंसी को परमानेंटली स्टॉप करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, जो मेल होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, मेल होता है, मेल के टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं और वो बासा डिफरेंस की मदद से पेनिस के थ्रू बाहर आ रहे हैं बॉडी से। तो इसमें क्या किया जाता है, इस मेथड में इस बासा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है बीच में और बांध दिया जाता है, मतलब जो स्पर्म का रास्ता है उसे रोक दिया जाता है। तो अब स्पर्म पेनिस से बाहर आएंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई चांसेस नहीं है फर्टिलाइजेशन का, ओके। इसे बोलते हैं बेसिक्टोमी, ठीक है। बेसिक्टोमी का मतलब होता है बासा डिफरेंस को काटना, बास डिफरेंस को काटना, ठीक है। एंड फीमेल्स में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, ओवम यूट्रस तक नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मतलब काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर आप यूज करें तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही यूज करें, ठीक है। दे हैव इल इफ़ेक्ट, कुछ उनके इफ़ेक्ट भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, जैसे नोसिया, एब्डोमिनल पेन, बैक थ्रो ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो उसको टर्मिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। वॉलेंट्री टर्मिनेशन, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है, मतलब इंडिया में अबॉर्शन इलीगल है, ठीक है, लेकिन आप अगर सहमति है आपकी तो आप अबॉर्शन करवा भी सकते हैं, इसे ही बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अबॉर्शन को ही बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का क्या मतलब, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आप उसे नहीं चाहते हैं, तो आप अवॉइड भी करवा सकते हैं। कुछ फैक्ट्स दिए हैं। इन इंडिया MTP इज़ लीगलाइज्ड इन 1971। इंडिया में MTP को लीगलाइज किया गया कब, 1971 में विद सम रेस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज सच एज इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड, ठीक है। क्या अबॉर्शन के साथ दिक्कत क्या है, जैसे अबॉर्शन में एमनियोसेंटाइसिस में था
कि हमने सेक्स का पता लगा लिया, और इंडिया में क्या होता है, अगर सेक्स का पता लगा लिया तो जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको अवॉइड कर दिया जाता है। इसलिए इंडिया में ये एमटीपी लीगल तो है, लेकिन कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या है, आप जो मदर है उसकी मर्जी के बिना एमटीपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एमटीपी यूज टू गेट रिड्स ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, और एमटीपी का यूज क्या किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आप नहीं चाह रहे हैं, तो आप जो माता पिता हैं वो सहमति से अवॉर्ड करा सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल टू मदर और फीटस। एमटीपी दूसरा केस में कैसे की जाती है, जब जो सेकंड प्रेगनेंट, बहुत सारे मेडिकल टर्म ऐसे होते हैं, मेडिकल कंडीशनें ऐसी होती हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मदर और बच्चे दोनों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसे अवॉइड करा सकते हैं अगर कोई दिक्कत है, ठीक है। एमटीवीज आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये बहुत ज़रूरी है। जो एमटीपीज होती हैं वो पहले 3 महीने में अगर करी जाए तो वो सेफ़ होती हैं, लेकिन अगर वो सेकंड ट्राइमेस्टर में करी जाए लगभग 6 महीने के आसपास, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर होती हैं बेबी के लिए भी। बेबी के लिए तो रिस्कियर हैं ही, बेबी को तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं, लेकिन जो मदर है उसके लिए भी बहुत रिस्की होता है। कब, अगर हम 5वें या 6वें महीने में अबॉर्शन कर रहे हैं तो, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या, डिजीज़ और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और वेनेरियल डिजीज़ बीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, सेक्स की वजह से जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उन्हें बोलते हैं क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर बीडी, वेनेरियल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई, ठीक है। सम कॉमन एसटीडीज आर गोनोरोया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल रॉट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, जिसमें एड्स और हेपेटाइटिस बहुत ही पॉपुलर हैं। ये सारी बीमारियां कैसी हैं, ये सारी बीमारियां हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्स, जो अनवांटेड सेक्स है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। Hepatitis B and HIV is also transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument with infected person, transfusion of blood or from infected mother to fetus। ये जो हेपेटाइटिस बी एंड HIV मतलब कि एड्स हैं, वो बॉडी फ्लूइड से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर एक व्यक्ति को जिसको एड्स है या हेपेटाइटिस है, उसका ब्लड अगर दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसे भी एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर किसी मदर को एड्स है तो उसका जो बच्चा होगा, उसका बेबी होगा, उसमें भी एड्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जेनाइटल हर्प्स, HIV and hepatitis B are completely curable if detected earlier and treated properly। HIV और हेपेटाइटिस हैं, अगर अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में अगर इनको डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रॉपर अगर इनका इलाज किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बाद में हम पता चलता है एड्स है तो बाद में ये बहुत मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना, ओके। Timely detection and proper treatment of STDs are very important, otherwise it could lead to complications later, ठीक है। अगर समय रहते हम STDs को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसका सही से इलाज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में चल के हमें
दिक्कत हो सकती है, जिसमें क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हो सकती हैं, PIDs, अबॉर्शंस हो सकते हैं, या स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर। ये सब समस्याएं हो सकती हैं अगर हम टाइम से जो सेक्सुअल डिजीजेज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उनका इलाज नहीं करें तो। ठीक है, इन्फेक्शंस ऑफ STDs कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हो सकते हैं, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस। ओके, गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट ऑफ फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड। ओके, ये जो कुछ तरीके हैं जिनसे हम STDs को क्या या इन्फेक्शंस को हम रोक सकते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन क्या होती है, दी कपल विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन आर कॉल्ड इनफर्टाइल। इनफर्टाइल वो होते हैं, इनफर्टिलिटी वो होता है जब कोई कपल है वो बच्चे पैदा ना कर पाए। ठीक है, उन्हें बोलते हैं इनफर्टाइल। ओके, द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कॉन्जिनाइटल रीजन हो सकते हैं, या डिजीज़ हो, जैसा कि हमने अभी देखा था STDs के कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल या फिर कोई साइकोलॉजिकल भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उनमें इनफर्टिलिटी की दिक्कत आ सकती है। Infertile couples can be assisted to have children through certain special technique commonly called assisted reproductive technologies। जो infertile couples होते हैं, जो बेबीज़ नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा वो इस कंडीशन से निकल सकते हैं। उस जो टेक्निक्स होती है उन्हें बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, क्या बोलते हैं, आर्ट। ठीक है, विच इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, IVF, आपने आजकल बहुत सुना होगा, IVF सेंटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का, वो बॉडी के बाहर किया जाता है। मेल से स्पर्म ले लिया जाता है, फीमेल से ओवम ले ली जाते हैं, और उसको लैब में क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। फिर क्या करते हैं, टू बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओके, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें हम इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। कहने का क्या मतलब है, इसे जो बेबी है उसे हम कहाँ बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन लैब में कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, द ओवम फ्रॉम वाइफ या डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फर्टिलाइज इन लेबोरेटरी कंडीशन। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड जिफ्ट। अगर हम जो एम्ब्रियो बना है जो 8 ब्लास्टोमियर का है, अगर उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे बोलेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, अगर एम्ब्रियो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर का है तो उसे कहाँ करेंगे, यूट्रस में करेंगे। इसे बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट टेक्निक क्या है, नेक्स्ट क्या टेक्निक है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें फीमेल क्या होते हैं, फीमेल ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन जो बेबी है उसको डेवलपमेंट कर सकती है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, किसी डोनर से ओवम लेके उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में ओवम को छोड़ दिया जाता है और उस बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या किया जाता है, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को
डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है? इनफर्टिलिटी केसेस इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्थ स्पर्म आर ट्रीटेड बाय दिस कंडीशन। ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इस किस कंडीशन किया जाता है? जब मेल हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस ना करे उस कंडीशन में, ठीक है, मतलब कि मेल है जो वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है? इन विच सीमन कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, तो मेल से सीमन लिए जाते हैं, मतलब कि स्पर्म लिए जाते हैं और उसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना में और यूट्रस में। ओके, तो इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ठीक है। ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। इन सारे टेक्निक्स के लिए अच्छे डॉक्टर्स और हाई प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपका ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा, क्या रीज़न होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसे। उसमें कंट्रोल में हमने देखा कि हम कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर इनफर्टिलिटी की दिक्कत है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है।